इस समय अल्फांसे एक घोड़े पर सवार था। घोड़ा सिमाका के ही एक निवासी का था, जो न जाने कैसे जीवित बच गया था। अब अल्फांसे वह घोड़ा संभाले उस तरफ बढ़ रहा था जिस तरफ अनवर अपनी टुकड़ी लेकर गया था। अनवर किधर गया है, यह बात अल्फांसे को एक अपंग बच्चे ने रोते सिसकते बताई थी। उसकी आंखें अनवर से प्रतिशोध लेने की भावना से लाल हो रही थी। उसके हाथ में उसकी राइफल सख्ती के साथ दबी हुई थी। अभी दौड़ते हुए उसे सिर्फ 20 ही मिनट हुए होंगे कि उसे कुछ कह कहो का स्वर सुनाई पड़ा। उसने अपना घोड़ा मंद किया और सुनने की कोशिश करने लगा। पास ही एक खंडहर था जिसमें से उन कह कहो का स्वर आ रहा था। अल्फांसो ने घोड़ा रोका और उसी तरफ बढ़ा। उसने देखा सामने 20 पाक सैनिक बैठे कह कहे लगा रहे थे और शराब का दौर चल रहा था। अनवर भी उन्हीं में मौजूद था। अल्फांसे की आंखों में खून उतर आया। उसे रजिया का मासूम मुखड़ा याद आया, साथ ही उसके साथ हुआ अन्याय और इन कमीनों की बर्बरता। क्रोध से उसका चेहरा तमतमा गया। उसने राइफल सीधी की और उसका रुख उन्हीं सैनिकों की तरफ था। अल्फांसे की राइफल गरजी। फलक झपकते ही जीते जागते इंसान लाश में परिवर्तित होते चले गए। उनमें सिर्फ अनवर जिंदा था। उसका भी नशा अब तक हिरण हो चुका था और वह बड़े आश्चर्य के साथ खंडहर के दरवाजे पर खड़े अल्फांसे को देख रहा था। अनवर ने खुद को संभाला और बोला, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। क्या मतलब? तुम्हारी मौत तुम्हारे साथियों की तरह शांत मौत नहीं होगी बेटे, बल्कि तुम्हें मैं वो मौत दूंगा कि तुम्हारे फरिश्ते तक कांप जाएंगे। अल्फांसे का स्वर खतरनाक था। तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी मौत। खुली नजरों से अल्फांसे अनवर की तरफ घूरता हुआ बोला, अगर मर्द हो तो हम मर्दों से मुकाबला करो। पाकिस्तानी कुत्तों, अबोध बालिकाओं पर अपनी शक्ति दिखाकर तुम स्वयं को बहादुर समझते हो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अनवर हड़बड़ाकर अपने स्थान से खड़ा हो गया और हड़बड़ाहट में ही बोला था, वह अपनी मौत को भी नहीं पहचानते? अल्फांसे उसी प्रकार अनवर की तरफ बढ़ता हुआ बोला। इस समय अल्फांसे बहुत ही रौद्र रूप में खूंखार प्रतीत हो रहा था। अनवर उसको इस प्रकार बढ़ता देखकर घबरा गया था, लेकिन अल्फांसे लगातार राइफल संभाले बढ़ रहा था। दृढ़ कदमों के साथ वह अनवर के काफी निकट पहुंच गया तथा बोला, कपड़े उतार। क्या? अनवर चकराया। तभी राइफल जोर से सनसनाई तथा अनवर के जबड़े पर पड़ी। वह चीख कर धरती पर गिरा। अल्फांसे खतरनाक लहजे में बोला, कपड़े उतार कमीने। और अगले ही पल अनवर ने अपने शरीर से कपड़े उतारने प्रारंभ कर दिए। जब शरीर के ऊपरी हिस्से पर सिर्फ बनियान रह गया तो वह थम गया। तभी सनसनाता हुआ राइफल का कुंदा उसकी कनपटी से टकराया। एक और चीख उसके कंठ से निकली। वह गिरा, लेकिन दूसरी न लगे। जिस भय से वह तुरंत उठा, तभी अल्फांसे फिर बोला, सारे कपड़े उतार। और फिर अनवर ने सारे कपड़े उतार दिए। उसके शरीर पर सिर्फ कच्छा रह गया। वह रुका, तभी एक राइफल और पड़ी तथा कच्छा उतारने का आदेश। मजबूरन अनवर को कच्छा भी उतारना पड़ा। अब वह उसके सामने जन्मजात नग्न खड़ा था। इस कड़कड़ाती ठंड में भी उसे नग्न होना पड़ा। वह कांप रहा था और विचित्र सी निगाहों से अल्फांसे को देख रहा था। अल्फांसे ने राइफल सीधी की और बोला, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलने जा रही है। नहीं, अनवर चीखा, दाएं। अल्फांसे की राइफल ने शोला उगला जो सीधा अनवर के दाएं हाथ की कोहनियों के जोड़ पर जाकर लगा। उसकी हड्डी टूट गई, रक्त बहा और वहां बेकार होकर झूल गई। बाएं हाथ से अनवर ने वह स्थान पकड़ा और पीड़ा से दोहरा हो गया। तुम्हें भयंकर मौत मिलेगी कमीने। अल्फांसे दांत पर दांत जमाते हुए बोला, और उसकी राइफल से निकली दूसरी गोली ने उसकी दूसरी बाह की हड्डी को इसी प्रकार तोड़ दिया और दूसरी बाह भी बेकार होकर झूल गई। अनवर पीड़ा से बुरी तरह चीख रहा था। उसकी हर चीख के साथ अल्फांसे को लग रहा था जैसे रजिया के होठों पर मुस्कान हो। अब मालूम होगा तुम्हें कि मासूमों की असमत की क्या कीमत होती है, अल्फांसे ने कहा और फिर राइफल सीधी की। इस बार गोली उसके घुटने में लगी और घुटने के जोड़ की हड्डी को तोड़ दिया। टांग टूट गई। वह पीड़ा से चीखा और लहराकर धरती पर गिरा। अल्फांसे को लगा जैसे रजिया उठकर अनवर की चीखों पर कह कहे लगा रही है। हर चीख के साथ रजिया की खुशी जुड़ी है। तुम जैसे पाक अफसरों को हमसे सबक लेना चाहिए बेटे, अल्फांसे ने कहा, और इस बार उसकी गोली ने उसकी दूसरी टांग को भी इसी प्रकार बेकार कर दिया। अनवर के कंठ से भयंकर चीख निकली। अब अनवर हाथ या पांव में से कुछ भी नहीं हिला सकता था और धरती पर पड़ा बड़ी दयनीय अवस्था में चीखों के साथ चीख रहा था। अभी तुम्हें तुम्हारी पूरी सजा नहीं मिली है बेटे, अल्फांसे ने कहा। और कहने के साथ ही उसने राइफल एक और फेंक दी और जेब से एक चाकू निकालकर अनवर की तरफ बढ़ा। अनवर बुरी तरह चीखा। उसने दया की भीख मांगी, लेकिन अल्फांसे के पास भला दया का क्या काम। वह खूंखार तरीके से अनवर की ओर बढ़ा। अनवर धरती पर पड़ा हुआ कराह रहा था, मचल रहा था। उसके घावों में गहन पीड़ा हो रही थी और अल्फांसे को चाकू हाथ में लेकर अपनी तरफ बढ़ता देखकर वह पुनः चीख पड़ा। तभी अल्फांसे उसी प्रकार आगे बढ़ता हुआ बोला, तुमने एक अबोध बालिका के स्तन काटे, उसका बदला यह चाकू तुम्हारे शरीर के एक अंग से लेगा। और कहने के साथ ही अल्फांसे ने उस पर वार कर दिया और फिर जो कुछ हुआ वह बड़ा विचित्र था। अल्फांसे का चाकू चला और अनवर का लिंग उसके शरीर से अलग हो गया। भयंकर पीड़ा से अनवर चीखा।
असहाय पीड़ा से वह मचला अल्फांसे ने कहका लगाया। उसका चाकू लहू लुहान हो चुका था। फिर वह अनवर से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? और कुछ ना बोला, सिर्फ करहाता रहा। बोल, नहीं तो नाक काट दूंगा। अल्फांसे बोला। अनवर, करहा के बीच उसने उत्तर दिया। इससे पहले क्या कार्य किया था? भारत में मेजर बलवंत का फेस मास्क पहनकर वहां से कुछ गुप्त कागजात लाया था। करहाओं के बीच उत्तर मिला। वह बलवंत का फेस मास्क कहाँ है? मेरे कोट की भारी जेब में। गुड, अल्फांसे ने कहा और फिर चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ा। तभी उसने चाकू हाथ में उठाया और पूरी शक्ति के साथ अनवर की दाहिनी आंख में खींच मारा। खच! गर्म रक्त बह निकला और आंख फूट गई। कमीने इन्हीं आंखों ने तो रजिया का रूप देखा था। अल्फांसे बोला। अनवर बुरी तरह पीड़ा से मचलता हुआ चीखा, मुझे मार दो प्लीज, मुझे मार दो, पीड़ा सहन नहीं होती। असहाय अनवर रेंगने का सफल प्रयास करता हुआ बोला। उसके गिड़गिड़ाने पर अल्फांसे जोर से हंसा तथा ऊपर से उठता हुआ बोला, अब इतनी देर तक मौत के लिए गिड़गिड़ाओ बेटे, जब तक कि मैं मेजर बलवंत बनता हूँ। अब पाक सरकार अपने ही बनाए हुए मेजर बलवंत से मात खाएगी और मेजर बलवंत बनने के बाद मैं तुम्हारी दूसरी आंख फोड़ दूंगा ताकि तुम अपनी मौत को अपनी आंखों से ना देख सको, अल्फांसे ने कहा। तथा फिर अनवर के पूरे कपड़े पहनने के पश्चात उसने बलवंत का फेस मास्क अपने चेहरे पर चढ़ा लिया। अल्फांसे मेजर बलवंत बन चुका था। इस बीच अनवर अपनी मौत के लिए गिड़गिड़ाता रहा। कपड़े पहनने के पश्चात अल्फांसे ने चाकू से उसकी दूसरी आंख भी फोड़ दी और फिर चाकू से उसने अनवर के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया और फिर अनवर के शरीर के टुकड़ों को देखकर वह बड़बड़ाया। अब अल्फांसे मेजर बलवंत के रूप में पाक हुक्मरानों से जाकर मिलेगा। वे यही सोचते रहेंगे कि मेजर के चेहरे के पीछे उनका अनवर है, जबकि उनकी प्रत्येक योजना में स्वयं भारत को भेजता रहूंगा ताकि निर्दोषों पर अत्याचार, अन्याय, बर्बरता और नरसंहार का पूर्ण रूप से बदला लिया जा सके। और फिर अल्फांसे आराम के साथ पाक हुक्मरानों से जा मिला। उसके नरसंहार पर उसे युद्ध के बाद काफी कुछ देने का आश्वासन दिया गया और दूसरे दिन वह झाड़ियों में छिपा ट्रांसमीटर पर भारत से संपर्क स्थापित कर रहा था। यस, भानगढ़ की तरफ से पाक सेनाएं 50 टैंकों के साथ भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रही है। उस योजना को हमला करके रद्द कर दिया जाए। तुम कौन हो? भारत की तरफ से सवाल पूछा गया। आप आम खाइए, पेड़ ना गिनिए, अल्फांसे ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। और इसी प्रकार अल्फांसे पाक की प्रत्येक योजना एक अज्ञात रूप में भारत तक पहुंचाता रहा। परिणाम स्वरूप पाक सेनाएं अभी अपनी तैयारी ही कर रही थी कि भारतीय जवान उस पर हमला करते तथा उन्हें भारी संख्या में युद्ध सामग्री छोड़कर भागना पड़ता। अल्फांसे के इस कार्य के पीछे यह भावना तनिक भी नहीं थी कि वह भारत से कुछ लगाव अथवा पाक से कुछ दुश्मनी रखता है। उसके लिए तो सारी दुनिया बराबर थी और पाक के खिलाफ सिर्फ उनके अत्याचार, नरसंहार तथा बर्बरता के कारण हो गया था। वह निर्दोषों का खून बहाना ठीक नहीं समझता था और उसी के सामने यह हुआ, इसलिए वह पाक सीक्रेट प्लान भारत को बताता रहा। भारत की सेनाएं विजय। सागर की अथाह गहराइयों में आशा की छोटी सी पनडुब्बी रेंग रही थी। आशा सागर की पहरेदारी पर तैनात थी। वह हर पल सतर्क, हर पल तैयार तथा हर पल मुस्तैद थी। पनडुब्बी में सिर्फ दो इंसान थे, पहला पनडुब्बी का चालक और दूसरी स्वयं आशा। अब तक वह 3 पाक पनडुब्बियों को साफ कर चुकी थी। इन तीनों पनडुब्बियों ने पाक सीमा क्रॉस करके भारतीय सीमा में प्रवेश करने के प्रयास किए थे। आशा मुस्तैदी के साथ युद्ध रूप में बैठी थी और टेलीविजन स्क्रीन पर अपने चारों ओर फैले सागर को देख रही थी। ट्रांसमीटर उसके सामने खुला रखा था। इस ट्रांसमीटर का संपर्क नेवी के टेक्नीशियन से था, जो नोटबुक लिए उसकी प्रत्येक सूचना को नोट कर रहे थे। हेलो हेलो हेलो, सहसा ट्रांसमीटर पर दूसरी तरफ से आवाज आई। यस, आशा स्पीकिंग, ओवर, आशा बोली। आशा, अब तुम्हें एक रात और एक दिन बीत चुका है। तुम थक गई होगी, चाहो तो आराम कर सकती हो, स्वर आया। नो सर, आशा ने कहा, अभी मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य शेष है और वह है गाजी। गाजी? दूसरी ओर से आवाज आई। हाँ, गाजी का पतन। गाजी हमारे सागर के लिए भयंकर खतरा है सर। अगर गाजी ने कोई हरकत की तो हम खतरे में फंस जाएंगे। मैं जानती हूँ कि गाजी सागर में ही घूम रही है। मुझे इसीलिए तैनात किया गया है कि गाजी को रोक सकूं। यहाँ गाजी की उपस्थिति भयंकर खतरे की सूचना दे रही है, आशा ने कहा। गाजी की खोज में तो अभी काफी समय है मिस आशा। नहीं सर, मैं अपना काम बीच में नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी इच्छा, ओवर एंड ऑल, आवाज आई। अब ट्रांसमीटर शांत था। आशा जानती थी कि जिस दिन विश्वस्त समाचार सूत्रों से यह पता लगा कि पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी ने समुद्री यात्रा शुरू कर दी है, उसी दिन से भारतीय जाबाज, गोताखोर मछेरे और अनेक जासूस पनडुब्बियां उसकी तलाश में लग गई थी। पाकिस्तानी नौसेना के लिए गाजी गर्व की चीज थी। आशा जानती थी कि गाजी एक पुराने ढंग की अमेरिका की रिजेक्टेड पनडुब्बी थी, परंतु पाक के लिए गाजी अन्य अमेरिकी रिजेक्टेड माल की भांति बहुमूल्य और प्रिय थी। गाजी का पुराना अमेरिकी नाम यूएसएस डियाब्लो था, जो अमेरिका ने पाक को सन 1964 में एक कभी ना भुलाए जाने वाले उधार के रूप में दी थी।
भारतीय नौसेना उसके महत्व और खतरनाक आक्रमण से भली भांति परिचित थी। इसमें संदेह नहीं कि गाजी एक बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण पनडुब्बी है। इसी गाजी के दम पर पाक ने सन 1965 के युद्ध में यह अफवाह फैला दी थी कि गाजी ने प्रसिद्ध भारतीय लड़ाकू जहाज ब्रह्मपुत्र को सागर के अथाह गहराइयों में गहरी नींद सुला दिया है। गाजी 32 मीटर लंबी और अणु शक्ति से परिपूर्ण सागर की गहराई में तीव्रतम वेग से चल सकने वाली पनडुब्बी है। और इसी गाजी के पतन के लिए इस बार सीक्रेट सर्विस की एक जाबाज जासूस आशा को लगाया गया था। और आशा सोच रही थी कि गाजी अगर उसके सामने पड़ जाए तो वह गाजी के पुर्जे भी नष्ट कर दे। आशा हर क्षण सतर्क थी। सहसा वह चौंकी। उसने स्क्रीन पर देखा। पूर्व में दूर, काफी दूर, सांप की भांति बल खाती गाजी के रूप में जैसे साक्षात मौत हो। हेलो, आशा स्पीकिंग सर। आशा तेजी के साथ ट्रांसमीटर पर बोली। यस, रिपोर्ट दो। ओवर। सर, मैं गाजी को देख सकती हूँ। क्या कहा? दूसरी तरफ से प्रसन्नता में डूबा स्वर। जी हाँ, कहाँ है? समुद्र तट से उसका फासला लगभग 1000 मीटर है। गाजी की दिशा क्या है? पूर्व, गहराई 2000 फीट। आशा ने गाजी की संपूर्ण स्थिति भारतीय नौसेना को दे दी। तभी दूसरी ओर से आवाज आई। आशा, अन्य गोताखोर व पनडुब्बियां फिलहाल उस स्थान से कुछ फासले पर है। उन्हें आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वहां तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम्हें अकेले ही गाजी को संभालना होगा। किसी भी कीमत पर वह भारतीय क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए। दूसरी तरफ से आदेश मिला। यस सर, आशा के मुख से निकला और उसकी नजर स्क्रीन पर जम गई, जहां गाजी स्पष्ट नजर आ रही थी। आशा की आंखों में दृढ़ता के भाव उभर आए। उसके दांतों पर दांत जम गए। गाजी निरंतर भारतीय क्षेत्र की तरफ अग्रसर हो रही थी। आशा उसे रोकने की युक्ति सोच रही थी। सहसा उसने एक योजना बनाई। योजना काफी भयानक थी। उसने चालक कक्ष से संबंध स्थापित किया और बोली, हेलो कैप्टन गोड। यस आई एम गोड। चालक का स्वर उभरा। क्या तुम गाजी को देख रहे हो? जी हाँ, मैं गोताखोरी की पोशाक पहनकर सागर में कूद रही हूँ। तुम पनडुब्बी को दाईं तरफ वाली चट्टान के पीछे ले लो, ताकि गाजी की नजर हमारी पनडुब्बी पर ना पड़ सके। जल्दी से मिस्टर गोड। लेकिन आप समुद्र में कूद क्यों रही है? गाजी का पतन करने। लेकिन कैसे? स्पर्श सुरंगों द्वारा। आप समुद्र में सुरंगें बिछाएंगी? यस, यह तो बहुत खतरनाक काम है। मुझे गाजी का पतन करना है। आशा ने बहुत फुर्ती के साथ गोताखोरी की पोशाक पहनी और ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कंधे पर फिट करके तथा स्पर्श सुरंग तैयार करने की संपूर्ण सामग्री लेकर वह तैयार हो गई और गोड से बोली, अच्छा मिस्टर गोड, अब मैं कूदने जा रही हूँ। जय हिंद। जय हिंद, आशा ने कहा। फिर फुर्ती के साथ पनडुब्बी से बाहर जंप लगा दी। अगले ही पल वह समुद्र की गहराइयों में तैर रही थी। आशा के शरीर में इस समय मानो बिजली भर गई थी। वह प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ कर रही थी। आशा इस समय समुद्र के गर्भ में स्पर्श सुरंग बिछा रही थी। आशा के हाथ में इलेक्ट्रिक तारे थी। वह फुर्ती के साथ तैर रही थी तथा भारतीय सीमा पर पानी में तारों का सांप की तरह लहराता एक जाल सा बिछाती जा रही थी। वह जाल काफी स्थान में फैला हुआ था। जब तारों का जाल पूर्ण रूप से फैल गया तो उसने सुरंग का निचला सिरा हाई बोल्ट से कस दिया। इलेक्ट्रिक तार के दो सिरे एक दूसरे से 360 फुट दूरी पर थे। सर्पाकार तार पथ पर बिछाए गए 12 बारूदी सुरंगें तथा उनमें 200 फुट उनसे 200 फुट चौड़ा मुहाना घेर लिया था। सुरंग का बाहरी बोल्ट चपटे आकार का था। यह आशा ने चौड़े कच्चे लोहे से बनाया था। इस सुरंग का व्यास 64,224 इंच तथा आकार चपटा था। गहराई लगभग 68 इंच। तार के ऊपर वाले हाई बोल्ट को उसने काफी दूर पर एक पीपी तार पर तथा नीचे वाले हाई बोल्ट को सिंकर के साथ एक जंजीर के द्वारा कस दिया था, और जो जंजीर सिंकर में बंधी थी उसे लेकर आशा ने एक चट्टानी पत्थर में बांध दिया, जिसका वजन लगभग 7 मन रहा होगा। यह सब आशा भयंकर फुर्ती के साथ कर रही थी, क्योंकि गाजी लगातार निकट आती जा रही थी। अगर वह तब तक सुरंग बिछाने में कामयाब न हो सकी तो गाजी को भारतीय सीमा में प्रवेश होने से कोई न रोक सकेगा। तथा आशा बड़ी तत्परता दिखा रही थी। आशा ने 2 सुरंगें बिछाई तथा उन दोनों के गन कॉटन चार्ज एक ही प्रकार के लगा दिए। दोनों डिरोनेटर के चारों ओर सूखा गन कॉटन तांबे के पात्रों में रखा। तांबे के इन पात्रों में अनेक छेद थे। इन छेदों में से तरल पदार्थ प्रवेश करके सूखे गन कॉटन को भिगो रहा था। गन कॉटन के इस चार्ज के ऊपर आशा ने प्लेटफॉर्म बना दी और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोहे की एक ट्यूब खड़ी कर दी, परंतु यह सुरंग के मूल ढांचे के बिजली स्पार्कों से पृथक ही थी। यह ट्यूब आशा ने सुरंग के मुख से लंबाकार ढंग से मिला दी। जहां यह ट्यूब समाप्त हो रही थी वहां आशा ने पारे का एक पात्र, इस प्रकार की विस्फोट का प्रयोजन न होने पर लोहे का ट्यूब पारे के संपर्क में न आ पाए, और इस प्रकार आशा ने कठोर परिश्रम के पश्चात स्पर्श सुरंगों का जाल बिछा दिया था। अब गाजी काफी निकट आ चुकी थी।
अब सुरंग भी तैयार थी। आशा फुर्ती के साथ अपनी पनडुब्बी की तरफ तेरी। अब आशा जानती थी कि गाजी की टक्कर लगते ही सुरंग तिरछी हो जाएगी और 7 मन के पत्थर के बंधे रहने के कारण सुरंग फिर सीधी ना हो सकेगी। और 70 डिग्री तिरछी होते ही पात्र में रखा पारा ट्यूब के साथ क्रिया करके बिजली के सर्किट को पूरा कर देगा और एक चिंगारी बनेगी जो मूल सुरंग में भयंकर विस्फोट करेगी और गाजी पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। यही सब सोचती हुई आशा तेजी के साथ अपनी पनडुब्बी पर सुरक्षित पहुंच गई। कठोर परिश्रम करने के कारण वह थक गई थी, लेकिन इस समय वह लेश मात्र भी थकान अनुभव नहीं कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी, क्योंकि वह गाजी का पतन अपनी आंखों से देखना चाहती थी। अतः वह पनडुब्बी पर पहुंची और स्क्रीन पर देखने लगी। अब कि उसने गोताखोरी की पोशाक नहीं उतारी थी, वह स्क्रीन पर भारतीय सीमा की तरफ बढ़ती गाजी को देख रही थी। वह काफी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि गाजी उसी तरफ आ रही थी जिस तरफ वह स्वयं सुरंग बिछाकर आई थी। और वह जानती थी कि अगर गाजी तनिक भी सुरंगों से स्पर्श हो गई तो भयंकर विस्फोट होगा और गाजी के चिथड़े उड़ जाएंगे। इसीलिए तो इस सुरंग का नाम स्पर्श सुरंग रखा गया, क्योंकि यह स्पर्श करते ही क्रियाशील हो जाती है। ज्यो ज्यो गाजी सुरंग की ओर बढ़ रही थी, त्यों त्यों आशा के दिल की धड़कनें तीव्रतम होती जा रही थी। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या गाजी इतनी आसानी से तबाह हो जाएगी? यही तो देखना है। और फिर वह गाजी को देखने लगी। गाजी लगातार बढ़ रही थी। साशा आशा बुरी तरह चौंकी। गाजी में से 2 गोताखोर कूदे। आशा उनका इरादा भाप गई और जान गई कि गाजी में उपस्थित आशा उनका इरादा भाप गई। वह जान गई कि गाजी में उपस्थित पाक सैनिकों ने सुरंग देख ली है और उस सुरंग को गन स्पीकर द्वारा बेकार करने जा रहे हैं। आशा को बहुत दुख महसूस हुआ। उसकी इतनी देर की मेहनत का अब कोई लाभ नहीं रह गया था, क्योंकि गन स्पीकर द्वारा सुरंगों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तभी एक और विचार आशा के दिमाग में कौंधा। गाजी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही थी। क्रोध से आशा का चेहरा लाल हो गया। खतरनाक लहजे में वो चीखी, कैप्टन गोड! यस सर। तुम भी युद्ध रूप में आकर तारपीडो संभालो। और वह भयंकर फुर्ती के साथ झपटी और तारपीडो छोड़ने का यंत्र सीधा किया। अब आशा बड़ी खतरनाक लग रही थी। इधर सुरंग बेकार हो गई। आशा ने तारपीडो का निशाना गाजी को बनाया और बटन दबा दिया। पानी को चीरता हुआ तारपीडो गाजी की तरफ बढ़ा तथा गाजी के पिछले भाग से टकराया। एक जोरदार धमाका। गाजी डगमगाई, उसका रुख मुड़ा और उसी चट्टान की ओर हो गया जिसके पीछे आशा की पनडुब्बी थी। तभी आशा ट्रांसमीटर पर झपटी और जोर से चीखी, हमारी पनडुब्बियों को यहां पहुंचने में कितनी देर है? ओवर। इधर गोट दूसरे तारपीटों से गाजी का निशाना ले रहा था। चिंता ना करें, गाजी को बुरी तरह घेर लिया गया है, दूसरी तरफ से आवाज आई। तभी आशा की निगाह स्क्रीन पर पहुंची तो दंग रह गई। चारों तरफ की चट्टानों के पीछे से भारतीय पनडुब्बियां निकली। वास्तव में गाजी को बुरी तरह घेर लिया गया था। भारतीय पनडुब्बियों की जबरदस्त घेराबंदी केंद्र बिंदु थी। गाजी गाजी की तबाही अब निश्चित थी। समुद्र के पेट को चीरते हुए चारों तरफ से तारपीड़ो गाजी की तरफ बढ़े। कोई खाली गया, कोई टकराया। आशा भी तारपीड़ो वाले यंत्र पर झपटी और निशाना बांधकर एक तारपीड़ो छोड़ा। फिर गाजी में लगा। गाजी इधर उधर लहराई, लेकिन हर तरफ मौत। हर तरफ भारतीय रणबांकुरे, नौसेना के वीर जाबाज। गाजी के चालक चकराए, कोई रास्ता न मिला। वे तारपीड़ों की मार से पूर्ण रूप से घिरे हुए थे। अंत में अब उनका बस न चला तो गाजी ने सागर के गर्भ से भागकर सागर की सतह पर जाना चाहा और सफल भी रहा। लेकिन बाहरी आशा, तूने साबित कर दिया कि सीक्रेट सर्विस के हर एजेंट में तुरंत और ठीक सोचने की शक्ति है। गाजी को सागर की सतह पर बढ़ता देखकर बिजली की सी फुर्ती के साथ आशा ट्रांसमीटर पर झपटी और जोर से चीखी, हेलो आशा रिपोर्टिंग। यस। दूसरी ओर से स्वर उभरा, सर, गाजी समुद्र तट से लगभग 100 गज आगे समुद्र तल पर उठने का प्रयास कर रही है। तल पर पहुंचते ही उसे विमान द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही गाजी समुद्र तल पर उभरी, ऊपर एक भारतीय नेट लिए कोई रणबांकुरा उसका इंतजार कर रहा था तथा सागर के ऊपर हवा में तैर रहा था। गाजी के उभरते ही एक गोला विमान से निकला तथा गाजी पर गिरा। गाजी को भारी क्षति पहुंची। गाजी चालक घबरा गए। तभी उनकी निगाह समुद्र की छाती पर उन्हें घेरे हुए 2 भारतीय लड़ाकू जहाजों पर पड़ी, जिनकी तोपें उनकी तरफ तनी हुई थी। गाजी के चालक हैरान और बदहवास हो गए। उनके हर तरफ मौत थी, हर तरफ भारतीय रणबांकुरों का जबरदस्त पहरा। वे जान गए कि यह सब एक योजना के अनुरूप हुआ है। उन्हें मानना पड़ा कि वाकई में भारतीय रणबांकुरे लड़ने के बहुत अच्छे तरीके जानते हैं। गाजी को एक योजना के साथ घेरा गया था। नीचे पनडुब्बियों के रूप में उनकी मौत, हवा में तैरता हुआ नेट और दाएं और बाएं 2 खतरनाक भारतीय लड़ाकू जहाज। जहाज पर लगी तोपों ने आग उगलना शुरू कर दी और जवाब में गाजी के कर्मचारी हड़बड़ाहट में निशाने लगाते जो गलत होने के कारण बेकार जाते। और एक भयंकर विस्फोट। गाजी का मुंह चिथड़ों की शक्ल में बदल गया। गाजी के पेट में छिपी
विजय की खोज जारी हो चुकी थी। विमान से उसे खोजा जा रहा था। वह जंगल की झाड़ियों में विमान की नजरों से बचने का प्रयास करता हुआ रेंग रहा था। विमान वाले ध्वस्त ट्रक को देखकर अनुमान लगा चुके थे कि क्या हुआ होगा। सुबह का धुंधला सा प्रकाश उत्पन्न हो चुका था। पूर्व में हल्की सी लालिमा थी। विजय झाड़ियों में रेंग रहा था। विमान से शायद उसे अभी तक देखा नहीं गया था। वैसे इस समय वह पाकिस्तानी वर्दी में था, अतः चढ़ती नजर में उसे पाकिस्तानी ही समझा जाता। वह उस सड़क से दूर हो गया था तथा जंगल में धंस गया था। कुछ देर बाद विमान निराश होकर लौट गया। विजय ने अनुमान लगाया कि अब उसकी खोज जंगल में की जाएगी, और वास्तव में सत्य भी यही था। कुछ पाक सैनिक पैराशूट से जंगल में कूदे तथा उसकी तलाश जारी हो गई। सूर्य उदय हो चुका था। उसकी किरणें पेड़ों की ऊपरी सतह को चूम रही थी, और विजय सारे दिन आराम से एक घने पत्ते वाले पेड़ पर लेटा रहा। पाक सैनिक खोजते रहे। सारा दिन यूं ही निकल गया। दिन ढला, शाम आई, और फिर अंधेरे की स्याह चादर वातावरण पर अपना प्रभुत्व जमाने लगी। अब जंगल में शांति थी। विजय नीचे उतरा और एक तरफ बढ़ा, और तब जबकि चलते चलते रात के लगभग 12 बज गए। विजय को अभी तक अपनी मंजिल नहीं मिली थी। सहसा जंगल में उसने अपने आसपास कुछ सरसराहट सी महसूस की। यह सरसराहट बाईं तरफ की झाड़ियों से उत्पन्न हुई थी। विजय तुरंत रेंग गया। उसका रुख झाड़ियों की तरफ ही था। झाड़ियों में से किसी इंसान की धौंकनी की भांति सांस चलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत देर से कठोर परिश्रम कर रहा हो। यह रात चांदनी थी। अपने निकट का इंसान स्पष्ट चमकता था। विजय ने धीरे से झांक कर देखा तो बुरी तरह चौंक गया। उसने सोचा, क्या यह इंसान उससे इतनी आसानी से टकरा सकता है? लेकिन यह वास्तविकता थी। झाड़ियों में मेजर बलवंत लेटा हुआ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसका चेहरा लहूलुहान था। कपड़े चीथड़ों की शक्ल में तब्दील हो चुके थे। मेजर बलवंत की सांसें धौंकनी की भांति चल रही थी। विजय ने कुछ पल सोचा और तेजी के साथ रेंगकर मशीन गन की नाल उसकी पीठ से सटा दी, और साथ ही बोला, कहो भारत माँ के धीर लड़ले। बलवंत के शरीर में एक सरसराहट सी दौड़ गई। वह कांप कर रह गया। विजय ने ज्यादा समय बर्बाद न करके मशीन गन का कुंदा बलवंत के जबड़े पर मारा, और साथ ही बोला, अगर सलामती चाहते हो तो बताओ, वह डायमंड कहाँ है? मेजर बलवंत के दिमाग में एक तेज झटका लगा। उसने चौंक कर विजय की तरफ देखते हुए कहा, आप कौन से डायमंड की बात कर रहे हैं? होशियार बनने की कोशिश न करो। तुमने भारतीय होकर भारत से गद्दारी की, वहां से डायमंड किंग लाकर पाक के हाथों बेचा। विजय इस समय अपनी वास्तविक आवाज में नहीं बोल रहा था। आप कौन हैं? डायमंड बताओ प्यारे, कहाँ है? विजय अभी मशीन गन का कुंदा उसके चेहरे पर मारने ही जा रहा था कि तभी बलवंत जल्दी से बोला, ठहरिए, आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई है। मेरी टुकड़ी के साथ जो मेजर बलवंत लौट कर गया था, वह मैं नहीं बल्कि एक पाक कुत्ता अनवर था। क्या आप भारतीय हैं? मेजर ने अंत में विजय से प्रश्न किया। विजय के दिमाग को एक झटका सा लगा। उसने चांदनी की रोशनी में बलवंत के लहूलुहान चेहरे को गौर से देखा। तभी उसने सोचा, कहीं मेजर बलवंत झूठ बोलकर उसे झांसा तो नहीं दे रहा है। हाँ, अगर मेजर बलवंत डायमंड किंग पाकिस्तान तक ला सकता है तो वह उसे फांसने के लिए चाल भी हो सकती है। और तस्वीर का दूसरा रुख यह हो सकता है कि वास्तव में सामने अपने मेजर के बयान सही हो और वह बेचारा बेकार में ही पिटता रहे। विजय ने इस बात का निश्चय कर लेना चाहा और बोला, जब पाकिस्तानी अनवर मेजर बलवंत बनकर भारतीय टुकड़ी से मिला तो उस समय तुम कहाँ थे? मुझे उन्होंने बंकर में ही कैद कर लिया था। यही हमारी टुकड़ी यही समझती रही कि हमें पाक सैनिकों ने अभी देखा ही नहीं है, जबकि वास्तविकता यह थी कि भारत में जब हमने बंकर की खोज में जाने का निश्चय किया था, तभी एक पाक जासूस ने यह सूचना हेडक्वार्टर को भेज दी, और हमारी योजना के मुताबिक उन्होंने हेडक्वार्टर को यह खबर भी भेज दी थी कि हम कौन सी दिशा में आगे बढ़ेंगे। बस अभी पाकिस्तानियों ने एक योजना बनाई, और योजना के अनुसार उन्होंने मेरा फेस मास्क पहले ही तैयार करवा लिया, और जब हम बंकर के निकट झाड़ियों में पड़े थे तो एक पाक सैनिक ने तीली जलाई। हम उसे पाक सैनिक की मूर्खता समझे, जबकि यह भी पाक योजना में शामिल था। यह मुझे वहां बुलाने का बहाना था, और फिर योजना अनुसार मुझे वहां कैद कर लिया गया, और अनवर मेरा मास्क चढ़ाकर टुकड़ी से जा मिला, और पाकिस्तान ने यह शातिराना चाल चली। मेजर बलवंत ने जल्दी से अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, अब तुम यहाँ कैसे हो? विजय ने प्रश्न किया। आज रात अवसर पाकर मैं पाक कैद से फरार होने में सफल हो गया, और अब यहाँ हूँ। तुम्हारा चेहरा लहूलुहान कैसे हुआ? पाकिस्तानी टॉर्चरों के कारण। विजय चुप हो गया और फिर ध्यान से बलवंत को देखता रहा। वह उसके हाल से उसके शब्दों की सत्यता का पता लगाने का प्रयास कर रहा था। फिर विजय को पता लगा कि मेजर बलवंत वास्तव में ठीक ही कह रहा है। यह पाकिस्तानी चाल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर
पाकिस्तानियों को यहाँ विजय की उपस्थिति का ज्ञान होता तो यह चाल चलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसे प्रत्यक्ष रूप से भी तो घेरा जा सकता था। लेकिन यह चाल इसलिए भी हो सकती है कि उस डायमंड का राज पाकिस्तानी अभी जान ना पाए हो, और उसका राज जानने के लिए उसे मेजर बलवंत के चक्कर में डाला जा रहा हो, ताकि वह मेजर बलवंत को देशभक्त समझे और डायमंड का रहस्य उसे बता दे। विजय के सामने सभी पहलू थे, लेकिन फिर भी वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। अंत में उसने निश्चय किया कि वह मेजर को कुछ नहीं बताएगा। क्या आप भारतीय हैं? बलवंत ने फिर प्रश्न किया, लेकिन विजय ने उसके प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं दिया और स्वयं प्रश्न किया, तो अब वह डायमंड कहाँ है? डायमंड यहाँ है, सहसा एक तीसरा स्वर उभरा। दोनों ने चौंक कर आवाज की तरफ देखा तो दोनों ही स्तब्ध से रह गए। सामने दूसरा मेजर बलवंत खड़ा हुआ था। अब विजय समझ गया कि वास्तव में मेजर का बयान सही है, लेकिन तभी उसके दिमाग ने फिर झटका खाया और वह सतर्क हो गया। यह भी तो हो सकता है कि विजय का विश्वास बलवंत के प्रति और अधिक दृढ़ कराने के लिए, उसके बयान की पुष्टि कराने के लिए दूसरा बलवंत को तैयार किया गया हो। फिर विजय ने सामने देखा, झाड़ियों के बीच दूसरा बलवंत उसकी तरफ राइफल ताने खड़ा था और कह रहा था, मुझे बताओ, उस डायमंड में ऐसी क्या खास बात है जो तुम उसे डायमंड किंग कह रहे हो? ये शब्द उसने विजय को देखकर कहे थे। तुम क्या करोगे प्यारे जानकर? सीधी तरह जवाब दो, वरना मुझे और भी काफी तरीके आते हैं। नकली बलवंत कर जा। अरे प्यारे छोड़ो यार, तुम एक झकझकी सुनो। विजय ने उसे बातों में लगाना चाहा, लेकिन उसके जवाब ही में राइफल पकड़े बलवंत ने कहा, ओह, तो तुम विजय हो? विजय चौंक पड़ा, वह आश्चर्यचकित रह गया। वह जान ना सका कि बलवंत उसके नाम से कैसे परिचित है। वह संभला और फिर बोला, यार आजकल हमारे बड़े चर्चे, तुम भी हमें पहचानते हो? अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम हमें कैसे जानते हो? हाँ, कैसे? अखबारों में तुम्हारे विषय में छपता रहता है। तब तो यार तुम हमारे दोस्त हुए, मिलाओ इसी बात पर हाथ। और कहने के साथ ही विजय ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन दूसरे मेजर बलवंत ने अपनी राइफल को खतरनाक ढंग से हिलाते हुए कहा, पीछे हटो और डायमंड का रहस्य बताओ। अबे यार जरा 2 घड़ी पास बैठो, शराफत से पूछो तो बताएं। सीधी तरह जवाब दे रहे हो या राइफल का प्रयोग करूं? तभी विजय के पास लेटा असली बलवंत बुरी तरह चीखा, जैसे उसे किसी ने गोली मार दी हो। मशीन गन वाले बलवंत ने चौंक कर उसे देखा और विजय ने बला की फुर्ती दिखाई। उसने तुरंत जंप ली और राइफल वाले बलवंत पर जा गिरा। चीखना विजय के पास पड़े बलवंत की महज एक चाल थी, जिसमें राइफल वाला बलवंत फंस कर रह गया था। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा और इसी समय का लाभ विजय ने उठाया। झटके के साथ राइफल उसके हाथ से छूट गई, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार घुसा विजय की नाक पर पड़ा। विजय परली तरफ पलट गया। नाक पर पड़ने वाला घुसा वास्तव में शक्तिशाली था। उसकी नाक से रक्त धारा बह निकली। तभी असली बलवंत के जूते की ठोकर उसके जबड़े पर पड़ी। वह चीख के साथ दूसरी तरफ पलट गया। तब तक विजय समझ चुका था। वह जान गया था कि उसके सामने खड़ा अनवर उर्फ नकली मेजर बलवंत भी काफी छटा हुआ लड़ाका है। अतः वह पूर्ण रूप से सावधान होकर खड़ा हो गया। सामने खड़ा वह मुस्कुरा रहा था। असली बलवंत एक तो वैसे ही कितने दिन का भूखा प्यासा था और ऊपर से उसे टॉर्चर किया गया था। अतः अब वह बहुत कमजोर सा हो गया था और अब एक जोरदार ठोकर लगने के बाद उसमें उठने की शक्ति शेष न रह गई थी। अतः अब विजय तथा नकली मेजर आमने सामने खड़े थे। विजय ने उसकी तरफ देखा और आंख मारते हुए कहा, डायमंड कहाँ प्यारे? डायमंड तो मेरी जेब के अंदर सुरक्षित है। अब सिर्फ तुमसे उस डायमंड का रहस्य भर जानना है, अनवर ने कहा। हफ्ते में एक दिन वह डायमंड सांप बन जाता है गुरु, इसलिए वह मुझे सांप दो। मैं उस सांप का इलाज जानता हूँ। वह सांप तुम्हें डस भी सकता है। बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं प्यारे, सच कह रहा हूँ। वास्तव में वह डायमंड सोमवार के दिन सांप बन जाता और मंगल आते ही फिर डायमंड बन जाता, इसलिए इसे डायमंड किंग कहा जाता है। तुम बकवास से बाज नहीं आओगे, नकली बलवंत ने कहा और झपट कर विजय पर जंप लगा दी। विजय ने झुकाई देकर बचना चाहा, लेकिन उसी समय वह स्तब्ध सा रह गया जब उसने खतरनाक जोंक की भांति उसे अपने पैरों से चिपका पाया। बात दरअसल ये थी कि उसने जंप लगाई नहीं थी, सिर्फ एक्शन लिया था। और जैसे ही उसने बचने के लिए झुकाई ली थी, बलवंत ने नीचे ही नीचे एक जंप ली थी और विजय के दोनों पैरों को जकड़ लिया था। परिणाम स्वरूप विजय धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसने विजय की टांगों को भारी झटका दिया था। फिर वह काफी देर तक गुत्थम गुत्था होते रहे। इस समय नकली बलवंत विजय पर भारी पड़ रहा था। वह विजय की बुरी तरह धुनाई कर रहा था और अंत में विजय बेहोश हो गया। उधर असली बलवंत भी अर्धचेतन अवस्था में ही था। कुछ देर तक नकली बलवंत विजय के बेहोश शरीर को देखता रहा और व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराया तथा फिर उसने ताली बजाई। ताली बजते ही उसके चारों तरफ की झाड़ियों में रेंग कर पाक सैनिक सामने आए। उन्होंने उन तीनों को अपने घेरे में ले लिया। तभी नकली बलवंत बोला, विजय मैं जानता हूं तुम होश में हो, खड़े हो जाओ। लेकिन विजय निश्चल पड़ा रहा। उसने व्यंग्यात्मक दृष्टि से विजय की ओर देखा, फिर
झुककर विजय की भारी कोट की जेब में हाथ डाल दिया और डायमंड निकाल लिया। अबे साला बड़ा बदमाश हो, किसी की जेब में हाथ डालते शर्म नहीं आती? मुझसे पहले तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लड़ाई के बीच तुमने यह डायमंड मेरी जेब से हटा लिया और फिर बेहोशी का नाटक करके मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे ताकि डायमंड तुम पर ही रहे। लेकिन मुसीबत यह हो गई कि चालाकी मेरे सामने चली नहीं। मैंने उसी समय तुम्हें ताड़ लिया था जब डायमंड तुमने मेरी जेब से निकाला था और अपनी जेब के हवाले करके कुछ देर मुझसे पिटने का नाटक करके बेहोश होने का नाटक करने की कोशिश की, लेकिन वह भी चल नहीं सकी। नकली बलवंत ने विजय की संपूर्ण चालाकी कैच कर ली थी। तो यानी कि पूरे बदमाश हो बेटे, विजय ने कहा। तुम शायद खुद को ही अधिक होशियार मानते हो, नकली बलवंत ने कहा। फिर विजय और असली बलवंत को कैद कर लिया गया। नकली मेजर बलवंत ने वह डायमंड काफी गौर से देखा और फिर अपने कोट की भीतरी जेब में डाल लिया। अब विजय और बलवंत पाक सैनिकों की कैद में थे, लगभग 1 घंटा चलने के पश्चात। तब जबकि नकली मेजर बलवंत उन दोनों को लेकर एक महत्वपूर्ण पाक चौकी पर पहुंचा, तो बलवंत उर्फ अनवर के कमांडर ने कहा, तो यह है वह भारतीय जिसने अमेरिका से आने वाला हमारा माल रास्ते में ही बर्बाद कर दिया था। यस सर। इस बार बलवंत के मुख से अनवर का स्वर निकला था। भारत में कौन सी संस्था में हो? कमांडर ने यह सवाल विजय से किया। भारत में PAM संस्था है जो चूहे मारने की दवा बेचती है, मैं उसी का सदस्य हूँ। विजय का अटपटा उत्तर। या तो तुम बिल्कुल मूर्ख हो या बहुत बुद्धिमान। सर, यह भारत का सर्वश्रेष्ठ जासूस विजय है। यह शब्द बलवंत के चेहरे से ढके अनवर के मुंह से निकले थे। अच्छा, यह वह विजय है जिसने कई बार चीन की सरकार की नींवें हिला दी? कमांडर ने विजय की तरफ देखते हुए कहा। जी हाँ, जब मैं चीन में गया और अपनी कंपनी की दवा चीन सरकार को दी तो आपको यकीन नहीं होगा, उस दवा को मोहल्ले का एक चूहा सूंघ लेता तो सारे मोहल्ले के चूहे अगले दिन कूड़े के ढेर पर दिखाई देते थे। विजय ने अपने ही अंदाज में मूर्खतापूर्ण शब्दों में कहा। हमने इसके बारे में काफी सुना है, लेकिन इसे देखकर विश्वास नहीं आता कि हमने इसके विषय में जो कुछ पढ़ा और सुना है वह सब सत्य है। कमांडर ने फिर विचित्र सी निगाहों से विजय को देखते हुए कहा। अजीब बात दरअसल ऐसी है कि हमारे जो लेखक महोदय है ना, शर्मा जी, वे अपने पक्के यार हैं। हालांकि हम कुछ करते धरते नहीं है, लेकिन फिर भी वे हमारे नाम से ऐसे ऐसे अलतूफे बहादुरी के कारनामे आपके सामने रख देते हैं जिससे आपको उपन्यास पढ़ने में पूरा मजा आए, विजय ने गंभीर शब्दों में कहा। तभी सहसा ट्रांसमीटर पिक पिक करने लगा। कमांडर ने तत्काल ट्रांसमीटर ऑन किया और बोला, यस जनरल इशाक स्पीकिंग। यस जनरल इशाक, वह अमेरिकन जासूस माइक कहाँ गया? दूसरी तरफ से पूछा गया। माइक के नाम पर विजय के कान खड़े हो गए। वह भी ध्यानपूर्वक सुनने लगा। सर, जिस भारतीय जासूस का यह सब किया धरा है इस समय वह हमारे सामने है। वह भारत सरकार का माना हुआ जासूस विजय है, जिसका कोई ना कोई उपन्यास आपने भी पढ़ा होगा। और मिस्टर माइक को अमेरिकन सरकार ने बुला लिया है, अतः वह चले गए हैं। गुड। अच्छा देखो, वह भारतीय जासूस विजय वास्तव में बहुत खतरनाक है, इसे भी एग्जाम में कैद कर दिया जाए। दूसरी तरफ से आवाज आई। ओके सर, कमांडर इशाक ने कहा। तभी फिर संबंध विच्छेद करते हुए अनवर से बोला, मिस्टर विजय को एग्जाम में बंद कर दो। ओके, अनवर ने कहा तथा विजय की पीठ से राइफल सटाकर 7 मशीन गनों के घेरे में उसे आगे बढ़ाया गया। वैसे विजय को अब तो यह मालूम हो ही गया था कि माइक तो अब अमेरिका जा चुका है, अतः वह खुश था कि एक परेशानी तो टली। वैसे अनवर ने उसे रास्ते में बता दिया था कि एग्जाम पाक की एक ऐसी कैद है जहां से भागना लोहे के चने चबाने के बराबर है। और तब जबकि उसे एक बंद कमरे में धकेल दिया गया और दरवाजा लॉक कर दिया गया, तो एक कोने में पड़े एक व्यक्ति को देखकर वह चौंक पड़ा। वह भी विजय को यहाँ देखकर चौंका था। विजय बोला, अच्छा तो प्यारे झान झरोखे, तुम पहले से ही हमारे स्वागत में यहाँ उपस्थित हो। विजय ने उस व्यक्ति से कहा जो वास्तव में अशरफ ही था। अशरफ ने मुस्कुराकर विजय की तरफ देखा और बोला, तो तुम भी यहाँ आई गए। तभी विजय और अशरफ की निगाहें ताला लगाते हुए अनवर से टकराई और तभी अनवर ने आंख मार दी और फिर रुका नहीं, सीधा आगे बढ़ता चला गया। विजय और अशरफ उसकी इस हरकत पर भौचक्के से रह गए। अनवर कुछ ही समय पश्चात अपने कमांडर इशाक के साथ खड़ा था और इशाक अनवर से कह रहा था, मिस्टर अनवर, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह क्या सर? तुम भारत गए, वहां से तुम कुछ कागजात और एक डायमंड लाए, लेकिन तुमने अधिकारियों को केवल वे कागजात दिए, डायमंड का किसी से जिक्र तक नहीं किया। माफ करना जनरल, भूल हो गई। जानते हो, उस डायमंड में भारतीय मिलिट्री सीक्रेट्स की एक महत्वपूर्ण फिल्म है
और वह हमारे लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। जब मुझे वह डायमंड मिला तो मैंने उसे सिर्फ एक साधारण डायमंड समझा, लेकिन जब मैंने बलवंत और विजय की बातें सुनी तो मुझे लगा कि उस डायमंड में जरूर कोई गहरा राज है, और अब मैं वह डायमंड आपके हवाले करना चाहता हूँ, अनवर ने अपनी सफाई देते हुए कहा। लो, कहाँ है वह डायमंड? इशाक ने डायमंड मांगा, लेकिन इशाक अपना वाक्य पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया था कि अनवर ने एक खतरनाक जंप ली और इशाक की गर्दन थामकर उसका गला दबाने लगा। अनवर ने गर्दन इतनी सख्ती के साथ दबाई कि इशाक बोल तक न सका। अभी मुश्किल से 15 सेकंड भी नहीं हुए होंगे कि एक मशीन गन की नाल अनवर की गर्दन से आकर चिपक गई। तभी उसने दाई पसलियों में भी गन की नालों का आभास पाया। कमांडर साहब को छोड़ो, एकाएक कड़कदार आवाज गूंजी और साथ ही गुद्दी पर रखी गन का दबाव पड़ा। अनवर ने देखा, उसके चारों तरफ लगभग 8 पाक सैनिक गन ताने खड़े थे। मजबूरन अनवर को इशाक की गर्दन छोड़नी पड़ी। कुछ देर तक इशाक अपनी गर्दन को सहलाता रहा, फिर बोला, हमें समाचार मिल चुका है कि वास्तविक अनवर को बहुत पहले मार दिया है और अब उसके कपड़े पहनकर तुम हमें धोखा देते रहे हो। लेकिन आज हमें समाचार मिल गया कि तुम अनवर नहीं बल्कि कोई भारतीय जासूस हो। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि आखिर तुमने विजय को क्यों पकड़ा और वह डायमंड का रहस्य क्यों पूछ रहे थे। और कहने के साथ ही वह आगे बढ़ा तथा उसके चेहरे से बलवंत का फेस मास्क नोच लिया और नीचे के चेहरे को देखते ही कमांडर के मुख से चीख निकली, अंतरराष्ट्रीय अपराधी अल्फांसे। ठीक पहचाना, अल्फांसे बोला, जो वास्तव में अल्फांसे ही था। तुम यहाँ कैसे? बच्चे को बताने लायक बात नहीं है। इसकी जेब से डायमंड निकाल लो। कमांडर के आदेश की देर थी कि उसकी जेब से वह डायमंड निकाल लिया गया। अल्फांसे इस वक्त कुछ भी करने में असमर्थ था क्योंकि कमरा छोटा था और 8 गनें उसकी तरफ तनी हुई थी। इशाक ने डायमंड अपने हाथ में लिया और काफी देर देखने के पश्चात उसने उस स्थान को जोर से दबा दिया जो सबसे अधिक चमक रहा था। डायमंड बीच में से 2 भागों में विभक्त हो गया, लेकिन इशाक चौंक पड़ा और फिर क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई। अत्यंत क्रोध भरी निगाहों से उसने अल्फांसे को देखा और खतरनाक लहजे में बोला, डायमंड के इस खोखले भाग में रखी फिल्म कहाँ है? कौन सी फिल्म? इंडियन मिलिट्री सीक्रेट्स की फिल्म। अल्फांसे को तीव्र धक्का दिया गया और वह भी उसी कैद में आ गया जहां विजय, अशरफ और बलवंत थे। अल्फांसे को यहां देखते ही विजय बुरी तरह चौंक पड़ा और बोला, अबे लुमड़ मियां, तुम कहां? बड़ी देर से पहचाना बेटे, तुम इस समय दूसरे मेजर बलवंत से बात कर रहे हो जिससे अभी अभी तुमने 2-2 हाथ किए थे। क्या मतलब? विजय ने चौंक कर अल्फांसे से पूछा। मतलब यह है कि पाकिस्तानियों ने तुम्हारे बलवंत को कैद करके अपने अनवर को बलवंत बनाकर भारत में भेज दिया था। वहां से वह कागजात और एक डायमंड लाने में सफल रहा, लेकिन उसने अपने अधिकारियों को सिर्फ वे कागजात ही दिए थे। डायमंड उसने अपने पास ही रख लिया। तो प्यारे, इसका मतलब यह हुआ कि अनवर ने पाकिस्तान से भी गद्दारी दिखाई? विजय मुस्कुराता हुआ बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता यह थी कि अनवर ने उस डायमंड को सिर्फ एक डायमंड ही समझा। वह बेचारा सोच भी न सका कि इस डायमंड में भारतीय सुरक्षा सीमाओं की एक फिल्म है। अतः उसने उस डायमंड का जिक्र अपने अधिकारियों से करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की और शायद अपनी प्रेमिका को भेंट में देने के लिए अपने कोट की भीतरी जेब में रख लिया। और फिर जब मैंने उसके कपड़े पहने तो वह डायमंड खुद ब खुद ही मेरे पास आ गया। तुमने उसे मारा क्यों लुमड़ भाई? विजय ने प्रश्न किया। मुझे वह आदमी तनिक भी पसंद नहीं था। मुझे वह आदमी तनिक भी पसंद नहीं जो बिना किसी विशेष लाभ के निर्दोष व्यक्तियों के खून से अपने हाथ रंगे, नरसंहार और बर्बरता दिखाए। और वही सब अनवर ने सिमाका गांव में किया था, जिसकी सजा मैंने उसे दे दी। वह नरसंहार और बर्बरता अकेले अनवर ने तो नहीं दिखाई जो तुमने उसे सजा दी, यह तो पूरी पाकिस्तानी फौज दिखा रही है। विजय ने कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी पाकिस्तानी फौज से प्रतिशोध ले रहा हूँ। मैंने अनवर के कपड़े पहने और बलवंत का मास्क चढ़ाकर पाक फौज से जा मिला। पाक अफसर यही समझते रहे कि बलवंत के फेस मास्क के पीछे उनका अनवर है, और फिर मैं पाकिस्तानियों की हर योजना अज्ञात आदमी के नाम से भारत भेजता रहा, और इसी कारण पाक सेना लगातार मात खाती रही और भारतीय सेना विजयी होती रही। इसे यह मत समझना कि मैं तुम्हारे देश के प्रति कुछ सहानुभूति रखता हूँ, बल्कि यह तो मैं सिर्फ पाकिस्तानियों से अपना प्रतिशोध ले रहा था। अल्फांसे ने
प्रत्येक बात स्पष्ट रूप से कही। तो प्यारे, इसका मतलब यह हुआ कि इस युद्ध में तुम पाक के खिलाफ थे? था नहीं, बल्कि हूं, अल्फांसे ने कहा। तो तुम मुझसे इस डायमंड का रहस्य क्यों पूछ रहे थे लुमड़ मियाँ? जियो बेटे, तुम इस बार होशियारी दिखा गए, अल्फांसे विशेष तेजे में बोला। वो कैसे प्यारे? तुमने मेरी जेब से डायमंड निकाल कर उसमें से फिल्म निकाल दी और खाली डायमंड फिर मुझे लौटा दिया। कैसी फिल्म प्यारे भाई? भारतीय सुरक्षा सीमा फिल्म। डायमंड के अंदर फिल्म थी? विजय ने मानो खुद से ही प्रश्न किया। अब ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। पाकिस्तानी जान गए हैं कि उस डायमंड को डायमंड किंग क्यों कहा जाता है। उन्होंने वह डायमंड खोला तो वह फिल्म उसमें नहीं थी, अतः अब उन्हें विश्वास है कि वह फिल्म मेरे पास है, जबकि सच्चाई यह है कि फिल्म तुम्हारे पास है, अल्फांसे ने कहा। इस चक्कर में मत रहना प्यारा लुमड़ भाई कि फिल्म मेरे पास है। अब तो मेरे सामने भी प्रश्न खड़ा हो गया है, डायमंड की वह फिल्म कहाँ चली गई? विजय सोचनीय मुद्रा में बोला। होशियारी मत दिखाओ और सीधी तरह बताओ जासूस प्यारे कि वह फिल्म कहाँ है, अल्फांसे तीक्ष्ण दृष्टि से विजय को घूरता हुआ बोला। खैर प्यारे, फिल्म के विषय में तो बाद में बात करेंगे, पहले जरा बताओ, जब तुम इस युद्ध में पाक के खिलाफ थे तो तुमने यह जानते हुए कि मैं कौन हूं इस जेल में कैद करा दिया, आखिर क्यों? इसलिए कि तुमसे डायमंड का रहस्य पूछ सकूं। तुम डायमंड का रहस्य जानकर क्या करते हैं? भारतीय सीक्रेट्स कोई भी पल भर में खरीद सकता है। मैं उसे किसी भी देश को बड़े आराम से बेच सकता हूँ। हो ना अहमद? अब जब तुम इस युद्ध में भारत का साथ दे रहे हो तो फिर भारत के सीक्रेट्स किसी और देश को क्यों बेचना? तुमसे किसने कहा कि मैं इस युद्ध में भारत का सहयोगी हूँ? अब अभी अभी तो तुमने ही कहा था। मैंने तो यह कहा था कि मैं पाकिस्तान से निर्दोषों की मौत का बदला ले रहा हूँ। तुम यह कैसे समझ गए कि मैं भारत का सहयोगी हूँ? यार, वास्तव में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है। अब जब तुम पाक के खिलाफ भारत को उसकी हर सूचना पहुंचा रहे थे तो क्या तुम भारत के सहयोगी नहीं हुए? यह तुम्हारे सोचने का ढंग है। मैं सिर्फ यह जानता हूं कि मैं भारत का सहयोगी नहीं हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों से अपना बदला ले रहा हूं। और अगर अब भी मुझे यह फिल्म मिल जाए तो मैं यह फिल्म पाक को भेज दूं, और वे जो खुलकर निर्दोषों का खून बहाएंगे? विजय ने पूछा। उसे रोकना मेरा काम है। यानी कि अपराध भी खुद करोगे और उसकी जड़ों को भी खुद काटोगे? फिल्म बेचने की खातिर कह रहा हूं कि उसमें मेरा अपना निजी स्वार्थ है, और सहार रोकने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, अल्फांसे हमेशा की भांति दोगली भाषा में बोला। यानी तुम्हारा कोई भरोसा नहीं? वह तो पहले से ही नहीं था। अच्छा प्यारे, छोड़ो सारे झंझटों को और एक गर्मा गर्म झकझकी का रसपान करो। अशरफ और बलवंत चुपचाप उन दोनों की नोक झोंक का मजा ले रहे थे। अशरफ विजय का अंतिम वाक्य सुनकर जान गया था कि अब वह बकवास पर उतर आया है। विजय, मुझे बातों में फंसाने का प्रयास मत करो और यह बताओ कि फिल्म कहाँ है, अल्फांसे विजय को घूरता हुआ बोला। अरे हाँ लोमड़ भाई, मैं तो भूल ही गया था कि वह फिल्म भी हमारे बीच में है। क्या मतलब? लोमड़ भाई, वास्तव में मुझे नहीं पता कि वह फिल्म कहाँ है। तुम जानते हो कि वह फिल्म हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मुझे पता लगाना है कि आखिर फिल्म गई तो गई कहाँ, और इसलिए अब यहाँ से निकलने की योजना बनाओ। यहाँ से निकलने के सपने देखना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जहाँ तुम कैद हो वह एग्जान है, और एग्जान ऐसे ऐसे साधनों का नाम है जहां से स्वप्न में भी नहीं निकला जा सकता, अल्फांसे ने कहा। जरा हम भी तो सुने प्यारे कि वे क्या साधन है। तो फिर सुनो, अल्फांसे ने प्रारंभ किया। पहली बात तो यह कि इस कमरे से निकलना संभव नहीं, क्योंकि दरवाजे पर से करंट सिर्फ उस समय हटाया जाता है जब कोई अधिकारी यहाँ आता है। और यह तुम जानते हो कि बाहर निकलने से पहले 50 फुट लंबी गैलरी है जो हमेशा सैनिकों से भरी रहती है। उसके बाद एक ऐसा मैदान है जिसे तुम किसी की नजरों से छुपकर किसी भी कीमत पर पार नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वैसे ही वह इतना विशाल है कि तीव्र गति से दौड़ने पर भी उसे 15 मिनट से पहले पार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह कि उस मैदान के चारों तरफ कटीले तारों की इतनी ऊंची दीवार है जिसके पार कोई नहीं जा सकता। तीसरी बात यह है कि मैदान में 3 सर्च लाइटें हैं, और उन सर्च लाइटों के निशाने पर हमेशा 25 सैनिक मौजूद रहते हैं जिनकी नजरों से बचना असंभव ही समझो। और सबसे खतरनाक चौथी और अंतिम बात यह कि मैदान के चारों ओर खींचे इन तारों में करंट है, और इस मैदान में हमेशा 20 पागल कुत्ते खुले घूमते हैं जो इंसानों के शरीरों को चीथड़ों में बदलने के लिए बेचैन रहते हैं। अल्फांसे ने सांस ली और फिर बोला, और भी काफी परेशानियां होगी जो मैं नहीं जानता। अच्छा प्यारे, तो यह सब तुम कह रहे हो जो प्रत्येक कैद से खुद ही खुद निकलने का दावा करते हो? विजय ने अल्फांसे पर व्यंग कसा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा प्यारे जासूस, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं अगर अब चाहूं तो अब भी एग्जान की कैद से फरार हो सकता हूँ, अल्फांसे ने विजय से मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर दिखाओ ना लुमड़ मियाँ कुछ कमाल। तुम पहले वो फिल्म बताओ कहाँ है, अल्फांसे ने सीधा प्रश्न किया। और अभी विजय कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी
दरवाजा खोला और हाथ में गन लिए 4 पाक सैनिकों ने प्रवेश किया तथा 2 ने गने अल्फांसे की पसलियों से सटाकर कहा, चलो विजय बेटे, अब फिल्म की पूछताछ मुझसे होगी। अल्फांसे ने विजय की ओर देखते हुए कहा। तभी गनों का दबाव बढ़ा और अल्फांसे को ले जाया गया तथा फिर दरवाजा बंद करके करंट चालू कर दिया गया। लो प्यारे, एक तो गया, विजय ने अशरफ की ओर देखते हुए कहा। यह फिल्म का क्या चक्कर है? अल्फांसे ने प्रश्न किया। डायमंड में एक फिल्म थी, अब वह कहाँ है? यही तो पता नहीं चल रहा प्यारे कि वो फिल्म कहाँ चली गई, विजय ने निराशा भरे स्वर में कहा। विजय, जो इंतजाम अल्फांसे ने बताया है, अगर वास्तव में एग्जाम में वह सब इंतजाम है तो यहाँ से फरार होना असंभव है। और प्यारे, अगर वह फिल्म किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो भयानक खतरा उत्पन्न हो जाएगा और फिर हम भारत के लिए कुछ ना कर पाएंगे, विजय गंभीर लहजे में बोला। विजय, यहाँ से निकलने की कोई योजना बनाओ। यही सोच रहा हूँ प्यारे। मैं भी कोशिश करता हूँ, अशरफ ने कहा। और फिर वे दोनों कोई ठोस योजना सोचने लगे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि कोई योजना फिट नहीं बैठ रही थी। और फिर विजय ने सोचना बंद करके अपनी बकवास और झकझकियों के द्वारा अशरफ और बलवंत को बोर करने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। वैसे यह ख्याल सिर्फ अशरफ और बलवंत का था, जबकि वास्तविकता यह थी कि बकवास और झकझकी के दरमियान ही विजय का दिमाग किसी ठोस योजना के विषय में सोच रहा था, लेकिन वह कोई ऐसी स्कीम सोचने में कामयाब ना हो पाया जो पूरी परिस्थितियों का मुकाबला कर सके। और फिर दिन ढल गया, ना तो वह कुछ स्कीम ही बना पाए और ना ही अल्फांसे लौटा। रात का अंधकारमय पंजा वातावरण पर छा गया। बाहर अंधकार था लेकिन कमरे की लाइट्स ऑन थी। रात के लगभग 10 बजे जोरदार बिजली कड़की, बादल गरजे और साथ ही बरसने भी लगे, यानी गरज के साथ तेज वर्षा आरंभ हो गई। और फिर बार बार बिजली कड़कती रही, बादल गरजते रहे। वर्षा अपने पूर्ण यौवन पर थी। ठीक रात के 11 बजे गैलरी में कदमों की आहट हुई। तभी दरवाजे के सामने 2 सैनिक और एक पाक कमांडर नजर आए। उनके जिस्मों पर बरसाती थी। कमांडर कुछ आगे बढ़ा और उस सैनिक से बोला जो दरवाजे के बाहर मुस्तैदी के साथ पहरा दे रहा था, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला गया। पाक कमांडर और सैनिकों ने भीतर प्रवेश किया। सैनिकों की गनें उनकी पसलियों से चिपक गई और पाक अफसर बोला, बिना कोई चालाकी दिखाए तीनों आगे बढ़ो, और अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की तो भेजा उड़ा दिया जाएगा। विजय समझ गया कि पाक सैनिकों ने फिल्म के विषय में जानने के लिए अल्फांसे को काफी यातनाएं दी होगी, लेकिन शायद उसने कुछ बताया नहीं होगा और अब उनसे पूछा जाएगा। विजय चुपचाप आगे बढ़ गया। जब वे गैलरी पार कर रहे थे तो विजय इत्यादि ने देखा कि गैलरी में वास्तव में अनेकों सैनिक मुस्तैदी के साथ खड़े थे। उनकी नजर से बचकर यहाँ से फरार होने के विषय में सोचना भी निहायत ही मूर्खता थी। विजय को लगा जैसे वह एग्जाम से अब कभी नहीं निकल पाएगा। गनों की नाले उन तीनों की पसलियों में चुभ रही थी और वे आगे बढ़ते जा रहे थे। गैलरी से निकले, बाहर भारी वर्षा हो रही थी। क्षण भर में वर्षा ने उन्हें भिगो दिया, लेकिन गन का दबाव बढ़ाकर उन्हें आगे चलने के लिए विवश किया गया। वे आगे चले। इस समय वे मैदान में थे, चारों ओर गहन अंधकार। सहसा बिजली कड़की। विजय की निगाह चारों ओर खड़े बंधे हुए कुत्तों पर पड़ी। वह समझ गया कि अल्फांसे का कथन गलत नहीं था। चारों ओर घुप अंधेरा, वर्षा अपने पूर्ण यौवन पर। सहसा वे बुरी तरह चौंक पड़े। खतरे का सायरन गूंजा। विजय अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि 3 गोलियां चली। तीनों सैनिक चीखों के साथ गिरे। विजय हालात को समझने का प्रयास कर रहा था कि पाक कमांडर बोला, अब मैदान तुम्हारे हाथ में है बेटे विजय। विजय, अशरफ, बलवंत तीनों ही बुरी तरह चौंक पड़े, क्योंकि कमांडर के मुख से निकलने वाला स्वर अल्फांसे का था। विजय जान गया कि यहाँ भयंकर खतरा है, अतः वह फुर्ती के साथ भागा। वे तीनों सिपाहियों की गनें संभाल चुके थे। खतरे का सायरन अब भी गूंज रहा था। तभी अंधेरे में चारों तरफ से कुत्ते भौंकने की आवाजें आई। तीनों सर्च लाइटें ऑन हो गई। मैदान में प्रकाश के 3 झाग एक अपने अपने विशाल दायरों में घूमने लगे। वे चारों तीव्र गति से प्रकाश के दायरों से बचने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन सर्च लाइटें कुछ इस प्रकार से लगाई गई थी कि उनका प्रकाश मैदान के कोने कोने में जाता था। तभी सर्च लाइट में उन्होंने देखा एक खतरनाक बुलडॉग शायद उनकी गंध पाकर उन्हीं की तरफ झपटा था। वे जान गए कि कुत्ते खोल दिए गए हैं। यह वास्तव में भयंकर खतरा था। विजय, सर्च लाइटों पर कब्जा करो, भागते हुए अल्फांसे ने कहा। खतरे का सायरन गूंज रहा था। सारे एग्जाम में कोलाहल मचा हुआ था। मैदान के कटीले करंट युक्त तारों के बाहर पाक सैनिकों ने जबरदस्त घेरा बनाया हुआ था। विजय का रुख एक सर्च लाइट स्टेशन की तरफ था। सर्च लाइट स्टेशन धरती से लगभग 30 फुट ऊंचा था। अल्फांसे और अशरफ भी अन्य 2 सर्च लाइट स्टेशनों की तरफ झपटे थे। बलवंत का तो अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन फिर भी वह गन लिए हुए दौड़ रहा था। अल्फांसे एक सर्च लाइट के पास पहुंचा और सर्च लाइट के जीने पर पहुंचा, और तभी हल्की सी गुर्राहट, खतरनाक बुलडॉग का अटैक। वह आकर सीधा उस पर गिरा। अल्फांसे ने खुद को संभाला किसी तरह और खुद को भयंकर खतरे में गिरा पाया। वह गिर चुका था और बुलडॉग उसके ऊपर था।
अल्फांसे के हाथ से गन छूट गई थी। बुलडॉग ने भयंकर पंजा चलाया। अल्फांसे के सीने से कमीज गायब, साथ ही उसके तेज नाखूनों से अल्फांसे के सीने पर भी जख्म बन गए। अल्फांसे संभला। उसने बुलडॉग को अपनी बाहों में भरा और उछाल दिया। बुलडॉग अंधेरे में न जाने कहां जाकर गिरा। अल्फांसे उठकर खड़ा हुआ। बुलडॉग की अंधेरे में चमकती आंखें झपकी। अल्फांसे संभला और एक जोरदार ठोकर बुलडॉग के शरीर पर मारी। एक डरावनी सी डकार के साथ बुलडॉग दूसरी तरफ पलट गया। तभी अल्फांसे के पीछे से गुर्राहट उभरी। सामने वाला भी झपटा और पंजों का वार अल्फांसे के चेहरे पर किया। अब अल्फांसे दो खतरनाक बुलडॉगों के बीच फंसा हुआ था। वह प्रयास कर रहा था, लेकिन कुत्ते बड़े खतरनाक किस्म के और पागल थे। अल्फांसे पल हर पल लहूलुहान होता जा रहा था। उसके शरीर पर जहां तहां जख्म बनते जा रहे थे। तभी एक तीसरा बुलडॉग भी अल्फांसे पर झपट पड़ा। अल्फांसे भी भयंकर हो उठा। उसने एक बुलडॉग को उठाया और पृथ्वी पर दे मारा, लेकिन वह फिर उठा और झपट कर एक घाव फिर बना गया। तीन खतरनाक किस्म के कुत्ते उससे चिपट गए थे। अल्फांसे काफी प्रयत्न कर रहा था, लेकिन कुत्ते वास्तव में बड़े खतरनाक थे। सहसा किसी की मशीन गन गरजी। तीन भयंकर डकार और तीनों बुलडॉग धरती पर चित्त। बिजली कड़की हाथ में मशीन गन थामे बलवंत सामने खड़ा था। शाबाश प्यारे मेजर, अल्फांसो ने कहा और अपनी गन उठाकर सर्च लाइट के जीने पर जंप लगा दी। मेजर नीचे ही खड़ा रह गया। सहसा सर्च लाइट वाले स्थान से गोलियों की बौछार आई। अल्फांसे सीढ़ियों पर ही लेट गया तथा गन सीधी करके मशीन का ट्रिगर दबा दिया और कई चीखे। अल्फांसे संभला। वह जान गया कि सर्च लाइट वालों को आभास मिल चुका है कि कोई आ रहा है। वह रेंग कर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। सहसा ऊपर से फिर गोलियों की बाढ़ आई। उसके ऊपर से सनसनाती हुई निकल गई। अल्फांसे ने वही फायर किया जहां से गोलियां आई थी। चीखे फिर उभरी। अल्फांसे फिर आगे रेंगा। सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा। गोलियां आती, सनसनाती, उसके ऊपर से निकल जाती। प्रत्युत्तर में वह फायर करता, दो चार चीखें उभरती और अंत में जब वह सारी सीढ़ियां तय करके सर्च लाइट स्टेशन पर पहुंचा तो वहां कोई पाक सैनिक जीवित ना बचा था। 8 सैनिकों की लाशें सर्चलाइट स्टेशन पर पड़ी हुई थी और सर्चलाइट पर अब अल्फांसे का कब्जा था। इधर विजय एक दूसरे सर्चलाइट स्टेशन की तरफ झपटा था। उसने सर्चलाइट तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां उचित नहीं समझी। तभी एक बुलडॉग का उस पर अटैक। लेकिन विजय ने एक ऊंची जंप ली तथा उन 4 बल्लियों में से एक पर चढ़ता चला गया जिस पर सर्चलाइट स्टेशन खड़ा हुआ था। इस स्टेशन वाली सर्चलाइट इधर उधर घूम रही थी। सर्चलाइट पर उपस्थित सारे सैनिकों का ध्यान या तो मैदान में था या सीढ़ियों पर। वे तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि कोई व्यक्ति बल्लियों पर चढ़कर भी ऊपर आ सकता है। और कुछ ही क्षण पश्चात और कुछ ही देर बाद विजय सर्च लाइट पर था। अभी पाक सैनिक कुछ समझ पाते इसके पहले विजय की गन से निकले शोले उनके जिस्मों में धस गए। इस सर्च लाइट पर अब विजय का अधिकार था। इसी प्रकार अशरफ तीसरी सर्च लाइट की तरफ झपटा था। अभी वह सीढ़ियों तक भी नहीं पहुंचा था कि सहसा अशरफ चौक पड़ा। उसी स्टेशन वाली सर्च लाइट स्थिर हो गई। सर्च लाइट के प्रकाश पुंज में बलवंत निहत्था था, जो इधर उधर भागने का प्रयास कर रहा था लेकिन असफल था। तभी एक साथ तीनों दिशाओं से 3 बुलडॉग उस पर झपटे। वह बुरी तरह मचला। 3 बुलडॉग झपट्टे के साथ बलवंत के चेहरे से मांस नोच कर ले गए। बलवंत बुरी तरह चीखा और धरती पर गिरा। अभी वे बुलडॉग फिर झपटना ही चाहते थे कि अशरफ की गन ने शोले उगले। गोलियां तीनों बुलडॉगों के शरीर में धंस गई और वे तीनों ही धरती पर गिरे। अभी बलवंत संभल भी नहीं पाया था कि 4 अन्य खतरनाक कुत्ते उस पर झपट पड़े और बलवंत के चेहरे का सारा मांस नोच कर ले गए। बलवंत के कंठ से हृदय को चीर देने वाली चीखें निकली और जब अशरफ ने उसका चेहरा देखा तो वह भी दहल गया। बलवंत का बायां गाल पूर्णतः गायब हो चुका था। बाईं आंख भी फूट गई थी। वह चीखा और सर्च लाइट की तरफ देखा। चारों कुत्ते फिर भयानक तरीके से उस पर झपटे और फिर मांस उधेड़ कर ले गए। तभी अशरफ ने फायर करके उन चारों कुत्तों को भी धराशायी कर दिया। लेकिन तभी लगभग 8 कुत्ते और रोशनी पुंज में आ गए। शायद कुत्ते भी रोशनी पुंज में बलवंत को देख कर आ रहे थे। मेजर बुरी तरह घायल होकर गीली धरती पर गिरा। 8 कुत्ते उस पर झपटे और जीवित बलवंत के मांस को इस प्रकार नोच नोच कर खाने लगे जैसे गिद्ध किसी मृत जानवर को खाते हैं। बलवंत हृदय विदारक ढंग से चीख रहा था। अशरफ के चेहरे पर क्रोध और घृणा के मिले जुले भाव उभर आए। उसने गन सीधी की तथा 8 कुत्तों को फिर गहरी नींद सुला दिया।
अब प्रकाश पुंज में 15 कुत्तों की लाशें पड़ी थी और उनके बीच बलवंत हृदय विदारक चीखों के साथ चीख रहा था। उसके चेहरे से जगह जगह से मांस गायब था, जहां गड्ढे बन गए थे और लहू बह रहा था। बलवंत का शरीर पूर्णतया लहूलुहान था। वह रेंगने की असफल कोशिश कर रहा था। उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, लेकिन आखिर वह कर क्या सकता था। तभी सर्च लाइट के ऊपर से मशीन गनों की गोलियों की बाढ़ और गोलियां बलवंत के शरीर में धंसती चली गई। बलवंत की रूह बाहर हो गई। चीखें समाप्त, बलवंत का शरीर निश्चल। बलवंत का इतना खतरनाक और दर्दनाक अंत देखकर अशरफ को क्रोध आ गया। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गन सीधी की तथा इस बार निशाना सर्च लाइट पर था। मशीन गन गरजी, आवाज हुई और सर्च लाइट नष्ट हो गई। बलवंत की लाश अंधेरे में विलीन हो गई। बदहवास से सर्च लाइट स्टेशन पर मौजूद सैनिक सीढ़ियों से नीचे की ओर भागे, लेकिन तभी उन्हें अशरफ की गोलियों का शिकार बनना पड़ा और फिर वहां लगभग 15 मिनट तक शांति छाई रही। और 15 मिनट के बाद एक आवाज गूंजी, अल्लाह ओ अकबर। और उत्तर में मैदान के बाहर बने सैनिक के दस्ते का कमांडर बोला, अल्लाह ओ अकबर। तभी एक सर्च लाइट स्टेशन से आवाज आई, दोस्तों फतह हो गई है, तीनों कैदी पकड़ लिए गए हैं, अब सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाए। यह शब्द अल्फांसे ने इस प्रकार कहे थे कि पाक सैनिक अपने ही कमांडर की आवाज समझे, और ऐसा हुआ भी। वे फुर्ती के साथ उठ खड़े हुए और तारों से करंट हटाकर वे दरवाजे खोले गए जो अंदर आने के लिए बनाए गए थे। विजय, अल्फांसे दोनों ने ही सर्च लाइटें ऑफ कर दी और फिर दोनों मिलकर अंधेरे में बढ़ गए। अशरफ भी उनके साथ हो लिया। लगभग 30 मिनट पश्चात जब एग्जान में यह खबर फैली कि तीनों कैदी उन्हें धोखा देकर निकल गए तो उनकी खोज जारी हो गई, लेकिन तब तक वे तीनों जंगल में काफी दूर निकल चुके थे। विजय दौड़ता दौड़ता अल्फांसे से कह रहा था, वैसे प्यारा लुमड़ मियां साले, तुमने कमाल दिखाई दिया। क्यों? मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाया कि पाक अफसर के भेष में तुम हो। देखा किस सफाई से निकला। अच्छा ये बताओ कि वह फिल्म का है। यह तो बाद में बताऊंगा, पहले यह बताओ कि यह सब कर कैसे दिया। यह भी कोई कठिन काम था। मुझे काफी देर तक यातना देकर पूछा जाता रहा कि फिल्म कहाँ है, लेकिन जब मुझे मालूम ही नहीं कि वह फिल्म कहाँ है तो मैं क्या बताता। लेकिन उन्हें इस बात का विश्वास था कि मुझे फिल्म का पता है। अतः जब उन्होंने अपने एक यातना देने वाले विशेष कमांडर को बुलाया, उसने आते ही कहा कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाए तथा वह अकेले में मुझसे राज उगलवाएगा। मैं इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बंधा हुआ था, लेकिन सिर्फ उनकी निगाहों में वास्तव में मैं आजाद था। और फिर जब वह अकेला रह गया तो मैंने तबीयत से उसकी ठुकाई की और उसके कपड़े पहन लिए। फिर उसको अपने कपड़े पहनाकर कुर्सी पर बेहोश करके डाल दिया। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। आवाज मैंने सुन ही ली थी, अतः नकल करने में कोई परेशानी नहीं थी। उसी कमरे में रखे मेकअप के सामान से मैंने उससे मिलता जुलता मेकअप किया और बरसाती के कॉलर खड़े करके उठा लिए। मेकअप के बीच में अपने मुंह से इस प्रकार की आवाज निकालता रहा जैसे वह मुझे मार रहा हो और मैं चीख रहा हूं। तैयार होकर मैं दरवाजे पर पहुंचा तथा वहां उसी कमांडर की आवाज बनाकर तुम्हारे पास चलने तथा टॉर्चर रूम बंद करने के लिए कहा, और आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो। और जब हम मैदान में थे तब उन्होंने इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठे अपने कमांडर को देख लिया होगा, जिससे खतरे का सायरन गूंजा था। आगे की बात विजय ने मुकम्मल की। ऐसा ही हुआ होगा, अल्फांसे ने कहा। तो अब झकझकी सुनो। पहले यह बताओ वह फिल्म कहाँ है। वह मैंने जलाकर नष्ट कर दी, क्योंकि वह बहुत खतरनाक फिल्म थी। किसी भी कीमत पर मैं उसे दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ने देना चाहता था। मैं अच्छी तरह जानता था कि फिल्म तुमने ही गायब की है। और फिर वे इसी प्रकार बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनकी खोज हर और जारी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक पाकिस्तानी रेड क्रॉस पर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। अल्फांसे बोला, अच्छा प्यारे, अब तुम जाओ। या तुम नहीं चलोगे? विजय ने उछलकर प्रश्न किया। नहीं। क्यों? अभी पाकिस्तानियों से मुझे अपना बदला लेना है। और फिर विजय और अशरफ ने उसे चलने के लिए काफी आग्रह किया, लेकिन वह अल्फांसे था जो एक बार कह दिया वह पत्थर की लकीर। अंत में हार मानकर विजय अशरफ ने अल्फांसे को वहीं छोड़ा और रेड क्रॉस की एम्बुलेंस में आगे बढ़ गए। रास्ते में अशरफ ने विजय से प्रश्न किया, क्या वास्तव में तुमने फिल्म नष्ट कर दी है? वह तो लुमड़ मियां से कहने वाली बात थी। फिल्म तो मेरे जूते की तीसरी जेब में सुरक्षित है। ओह, अशरफ ने कहा। फिर बोला, यार यह अल्फांसे भी बड़ा विचित्र प्राणी है। वह तो है प्यारा है। वैसे फिलहाल तुम एक झकझकी का आनंद लो। और फिर तमाम रास्ते विजय उसे बोर करता रहा। कई जगह पाक सैनिकों से हल्की टकराहटों के पश्चात वे भारत पहुंच गए। फिल्म विजय सुरक्षित ले आया था। इस प्रकार भारत तबाह होने से बचा। और जब तक युद्ध चलता रहा तब तक पाकिस्तानियों की प्रत्येक गुप्त योजना कोई अज्ञात आदमी भारत को देता रहा तथा उन्हीं सूचनाओं पर भारतीय सेनाएं आगे बढ़ती रही। विजय जान ही चुका था कि यह अज्ञात आदमी अल्फांसे ही है। समाप्त। तो दोस्तों, ऐसे होते थे उस जमाने के नॉवेल्स, जब नॉवेल्स को मनोरंजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना जाता था।
तो ये कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसे ही वीडियोस को, ऑडियो बुक्स को आप आगे भी पाना चाहते हैं तो हमारे FB पेज गॉगल गुरु को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस आते रहें और आप आनंद लेते रहें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।